हेलो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है फ्रेजेस और क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स को पढ़ना। दोस्तों हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजेस क्या होती हैं और क्लॉजेस क्या होती हैं। तो आइए अपने वीडियो के इस पहले भाग में हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि फ्रेजेस एग्जैक्टली होती क्या है। दोस्तों आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखे हुए हैं। जैसा कि जब हमने फ्रेजेस के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस कई तरह की होती हैं। फ्रेजेस में नाउन फ्रेज भी होती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी होती हैं, वर्ब फ्रेज भी होती हैं, एडवर्ब फ्रेज भी होती हैं और नॉन फाइनाइट्स के टॉपिक्स के तौर पर कुछ फ्रेजेस इन्फिनेटिव फ्रेज भी होती हैं, जेरेंड फ्रेज भी होती हैं या पार्टिसिपल फ्रेज भी होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इन सारे फ्रेजेस को हम यहाँ जॉट डाउन कर पाते हैं। दोस्तों पहला एग्जांपल अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है आई परचेज्ड अ बिग ब्यूटीफुल हाउस। दोस्तों ये पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो आपकी बात को बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, वो फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैंने आपसे पूछा व्हाट डिड आई परचेज, मैंने क्या खरीदा था। उसका आंसर है आई परचेज्ड अ बिग ब्यूटीफुल हाउस। दोस्तों अगर मैं कहता आई परचेज्ड अ हाउस तो इस सेंटेंस में अ हाउस एक ऑब्जेक्ट हो जाता और वो एक सिंगल वर्ड हो जाता। पर जैसे ही मैंने उसके साथ कुछ शब्दों को जोड़ा, जैसे बिग और ब्यूटीफुल, ये दोनों ही शब्द आपको इस हाउस के बारे में बताते हैं। इसका मतलब अगर मैं इन सारे शब्दों को यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी काम करेगा, आई परचेज्ड ए हाउस। बट जब मैंने इन सारे शब्दों की मदद से इस लाइन को पूरा करा तो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जो बिना किसी सब्जेक्ट और वर्ब की मदद के आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर ये एक नाउन फ्रेज हो गई, क्योंकि एक नाउन के बारे में बात करने के लिए हमने 3-4 शब्दों का इस्तेमाल करा। तो दोस्तों नाउन फ्रेजेस वो फ्रेजेस होती हैं जो किसी नाउन को हमारे सामने किन 3 या 4 शब्दों की मदद से प्रेजेंट कर पाती हैं। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अगर दूसरे एग्जाम्पल को मैं पढ़ूं तो ये लिखा है अ मैन इन द रूम शाउटेड फॉर हेल्प। इसका क्वेश्चन बनता है हु शाउटेड फॉर हेल्प, हेल्प के लिए कौन चिल्लाया था। वैसे अगर आप देखेंगे तो अ मैन एक राइट आंसर है, पर हमें एक फ्रेज में आंसर करना है तो मैंने लिख दिया अ मैन इन द रूम, वो आदमी जो कमरे में था। तो मैंने जो वो आदमी कमरे में था उसके लिए क्या यूज करा, एक फ्रेज अ मैन इन द रूम, वो आदमी जो कमरे में था। इसका मतलब ये एक नाउन फ्रेज हो गई दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमें ये पता चल गया कि कौन आदमी चिल्लाया था। तो अगर हम ए मैन कहते तो वो खाली वर्ड होता, एक सब्जेक्ट होता। पर जब हमने सब्जेक्ट की जगह 3-4 शब्दों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया तो ये नाउन फ्रेज हो गया आपके लिए। तो पहले 2 एग्जाम्पल नाउन फ्रेज के हो गए दोस्तों। अब हम दूसरा देखते हैं, द बॉयज वर लाफिंग एट द जोकर। जो बॉयज थे वो एक जोकर पर हंस रहे थे। दोस्तों यहाँ पर एट से हमारी बात शुरू हुई, यहाँ पर इन से हमारी बात शुरू हुई। इसका मतलब क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर द बॉयज वर लाफिंग एट द जोकर, ये आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। वो किसके ऊपर हंस रहे थे, जोकर के ऊपर हंस रहे थे। आई ड्रोव द कार इन ए हाई स्पीड, फिर से क्या हो गया दोस्तों, ये हमें पता चल गया कि हाई स्पीड में एक कार चल रही थी। तो ये दोनों आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज के एग्जाम्पल हो गए, जिसमें हमने प्रीपोजिशन की मदद से आंसर करने की कोशिश करी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जैसे ही प्रीपोजिशन लग गई तो हमने पढ़ा था कि वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। पर जैसे ही पता चला हमें कि बॉयज किसके ऊपर हंस रहे थे तो हमने बता दिया एट द जोकर। इसका मतलब प्रीपोजिशन की मदद लेके जब हमारी बात बिना किसी सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन तक सामने वाले पे पहुंची तो वो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। और फोर्थ वाले एग्जाम्पल में भी सेम चीज हमने फॉलो करी। दोस्तों नेक्स्ट 5 और 6 एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्लैक कार। दोस्तों ये एग्जाम्पल बिल्कुल हमारे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैच करता है। कैसे मैच करता है, उसने एक बहुत ही सुंदर काले रंग की कार खरीदी। अब ये जो अब ब्लैक ब्यूटीफुल है दोस्तों, ये कार को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं कहता शी बॉट अ ब्लैक कार तो ब्लैक एक एडजेक्टिव हो जाता, पर मैंने यहाँ 2 एडजेक्टिव लगा दिए, ब्यूटीफुल भी और ब्लैक भी। इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, एक से ज्यादा शब्द
जब किसी चीज के बारे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कहते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह 6th वाले सेंटेंस में देखिएगा दोस्तों, अ लेडी विद लॉन्ग हेयर इज स्टैंडिंग देयर। वो लड़की जिसके लंबे बाल हैं या वो लेडी जिसके लंबे बाल हैं वो वहां खड़ी है। इसका मतलब ये जो विद लॉन्ग हेयर मैंने जोड़ा, आपने पूछा हु इज द लेडी, मैंने कहा द लेडी विद द लॉन्ग हेयर। इसका मतलब ये विद द लॉन्ग हेयर जो है दोस्तों वो फ्रेज हो गया, क्योंकि इसने उस लेडी के बारे में तो बताया। अगर सिंगल वर्ड में बताता तो एक वर्ड होता, एक एडजेक्टिव होता, बट एक एडजेक्टिव 3-4 शब्दों की मदद से जब बना तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया। दोस्तों 7th वाला एग्जांपल है, द बॉय वाज रनिंग वेरी फास्ट। लड़का बहुत तेज भाग रहा था। तो वेरी फास्ट किसके लिए लगा दोस्तों? रनिंग के लिए। आपने पढ़ा था कि जब किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करना होता है तो ये काम कोई एक और एडवर्ब करता है। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, वो कैसा रनिंग कर रहा था? हाउ वॉज द बॉय रनिंग? द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब हम उसकी रनिंग के बारे में बता रहे हैं, स्पीड के बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई, एडवर्ब से बनने वाली फ्रेज हो गई। इसी तरह दूसरा देखिएगा दोस्तों, द गर्ल सेट बिसाइड हर मदर। वो लड़की बैठी थी कहां? अपनी मम्मी के बराबर में। अब आप ये देखिएगा दोस्तों, आपको यहां पर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये आपको यहां सेट के बारे में बता रहा है। वेयर डिड द गर्ल सिट? लड़की कहां बैठी थी? बिसाइड हर मदर। इसका मतलब जब मैंने आपसे क्वेश्चन करा लड़की कहां बैठी थी, तब आपने कहा अपनी मदर के बराबर में, बिसाइड हर मदर। तो अगर मैं सिट को मॉडिफाई करना चाहता हूं तो सिट एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो शब्द लगेगा वो एडवर्ब है। पर अगर वो 3-4 वर्ड्स की मदद से मॉडिफाई होगा तो वो एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहाँ पे ये फ्रेज जो है वो एक एडवर्ब की तरह काम करती है, इसीलिए एडवर्बियल फ्रेज कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट है, शी इज राइटिंग अ लेटर। दोस्तों व्हाट इज शी राइटिंग? एक तरह से आपने पूछा वो क्या कर रही थी, आपने कहा लिख रही थी। तो ये जो इज राइटिंग है, ये बीच का पोर्शन दोस्तों आपके लिए फिर से फ्रेज हो गया, इसे आप वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। कल भी हमने पढ़ा था दोस्तों फेल्ट बैड, हाउ डिड यू फील? एक तो आंसर होता आई फेल्ट बैड, एक हुआ फेल्ट बैड, बुरा महसूस करा। तो अगर आई फेल्ट बैड होता दोस्तों तो आपको पता है कि वो एक क्लॉज हो जाता, पर जैसे ही आपने कहा फेल्ट बैड, इसका मतलब आपने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हटा दिया। इसका मतलब वो क्या रह गया? खाली फेल्ट बैड। इसका मतलब वो वर्ब फ्रेज हो गया। इसी तरह यहां पर व्हाट इज शी डूइंग, मैं कह दूं शी इज राइटिंग, तो ये क्लॉज हो गया। अगर मैं कहूं इज राइटिंग, लिख रही है, तो इसका मतलब ये एक फ्रेज हो गया, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। दोस्तों 10th सेंटेंस में आप देखिएगा, आई एंजॉय टू ड्राइव अ कार। व्हाट डू आई एंजॉय टू ड्राइव अ कार? इसका मतलब मैंने ये टू ड्राइव की मदद से आंसर करा। आपको पता है दोस्तों वर्ब्स के टॉपिक में, नॉन फाइनाइट्स के टॉपिक में सबसे पहले इन्फिनिटिव्स आते हैं। इन्फिनिटिव्स में भी वो इन्फिनिटिव आते हैं जो बेयर होते हैं और टू इन्फिनिटिव होते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है और टू इन्फिनिटिव विद टू होता है। तो यहां पर हमने देखा कि व्हाट डू आई एंजॉय, मैं क्या एंजॉय करता हूं? आई एंजॉय टू ड्राइव अ कार। ये तो एक सेंटेंस हो गया, क्लॉज हो गया। पर जैसे ही मैंने कहा टू ड्राइव अ कार, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वर्ब के साथ, ना ही ये किसी तरह के वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बारे में हमें बताता है। दोस्तों नेक्स्ट है, आई एंजॉय ड्राइविंग ए कार। दोस्तों हमने पढ़ा था जेरंड, जेरंड होते हैं वर्बल नाउन। इसका मतलब वो वर्ब जो आईएनजी फॉर्म लगने के बाद किसी नाउन की तरह बिहेव करने लग जाए वो जेरंड कहलाते हैं। जेरंड वर्बल नाउन होते हैं और जेरंड फ्रेज भी होता है। यहां पे मैंने कहा व्हाट डू आई एंजॉय, मैं क्या एंजॉय करता हूं? मैंने आंसर करा ड्राइविंग ए कार। ड्राइविंग क्या हो गया दोस्तों? एक नाउन हो गया, वर्बल नाउन हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बना एक नाउन हो गया जिसे हम वर्बल नाउन या जिरंड भी कहते हैं। तो 11th एग्जांपल आपका हो गया दोस्तों एक जिरंड फ्रेज का, और 12th एग्जांपल हो गया आपका पार्टिसिपल्स का। दोस्तों आपने पार्टिसिपल्स में पढ़ा था कि कैसे पार्टिसिपल्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का जब यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह किसी भी चीज को मॉडिफाई करने के लिए, किसी नाउन को प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए जब वर्ब की सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है तो वो पार्टिसिपल कहलाती है। जैसे द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक, इसका मतलब ये चेयर के बारे में हमें पता चल गया, चेयर कैसे बनी है? मेड ऑफ प्लास्टिक। इसका मतलब
आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक से बनी हुई चेयर है, मेड ऑफ प्लास्टिक बनी हुई है वर्ब की फॉर्म से, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फिर से आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है और हमें चेयर के बारे में बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये एडजेक्टिव फ्रेज में भी काउंट करना हो सकता है और आपको ये भी पता है कि ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म से बना है, तो पार्टिसिपल के तौर पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 10-12 एग्जाम्पल से मैंने कोशिश करी है कि आपको फ्रेजेस के एग्जाम्पल समझ में आए और हमें ये भी पता चले कि कैसे ये सारे एग्जाम्पल हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश में यूज करने हैं। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का पहला भाग, जिसमें हमने अभी तक पढ़े गए अपने टॉपिक फ्रेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे भाग यानी कि क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स को पढ़ने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, ये है हमारे वीडियो का दूसरा भाग यानी कि क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स। जैसा कि हमने अभी अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी बात का उत्तर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहली लाइन में मैंने लिखा है ही स्माइल्ड, शी ड्राइव्स अ कार, आई स्टडी। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे चाहे ये दो शब्द हैं या दो से ज्यादा शब्द हैं, पर इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब लगाया गया है वो सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लगाया गया है। तो दोस्तों क्लॉजेस किसी एक सेंटेंस में अमूमन अक्सर पाई जाती हैं। किसी एक सेंटेंस में ही आप क्लॉज को भी ढूंढ सकते हैं और फ्रेज को भी ढूंढ सकते हैं। सिर्फ हमें वो दो चीजें याद रखनी है जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हैं। पहली सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, दूसरी किसी सेंटेंस के अंदर से क्लॉज को पहचानना। तो पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया था, ये एक क्लॉज है। शी ड्राइव्स ए कार, वो एक कार ड्राइव करती है। वैसे तो ये एक सेंटेंस है, पर अगर आप एक सिंगल टर्म में भी यूज करना चाहेंगे तो ये क्लॉज भी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसी तरह आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, ये वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हुए मुझे मेरी बात का मतलब समझाती है। इसका मतलब ये भी एक क्लॉज है। दोस्तों अब हम यहां पर देखते हैं आई सॉ अ बॉय हु वॉज प्लेइंग। दोस्तों जैसा कि हमें पता है यहां पर क्लॉजेस भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइडेड हुए हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले लिखा है आई सॉ ए बॉय हु वॉज प्लेइंग। दोस्तों ये जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउएवर, ऑल्दो इस तरह के शब्द लग जाते हैं और उनके साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये क्लॉजेस बन जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस क्लॉज में देख सकते हैं हम किस लड़के की बात कर रहे हैं जो खेल रहा था। इसका मतलब दोस्तों हमें ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये क्लॉज एक नाउन को, एक बॉय को मॉडिफाई कर रही है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि लड़का क्या है जो खेल रहा था। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये नाउन को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज हो गई। दूसरे वाले पार्ट में आप देखेंगे दोस्तों इसमें दो क्लॉज लगी हुई हैं। पहला ही वॉज वेटिंग फॉर मी, दूसरा बट आई कुड नॉट गो बिकॉज आई वॉज बिजी। जबकि दोस्तों इसमें तीन आप क्लॉज मान के चलिए। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। थर्ड वाले सेंटेंस में जो पहली क्लॉज है वो है दोस्तों ही वॉज वेटिंग फॉर मी, क्योंकि इसमें ही और वॉज का कॉम्बिनेशन है। दूसरी क्लॉज है दोस्तों बट आई कुड नॉट गो, पर मैं नहीं जा सकता था या मैं नहीं जा सका। और तीसरी क्लॉज है बिकॉज आई वॉज बिजी। इसका मतलब यहां पर तीन जगह पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहां पर तीन जगह पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ। इसका मतलब जब कभी भी आप क्लॉजेस को पहचानने जाएं तो ये देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जितनी जगह हो रहा है उतनी ही जगह आपके एक सेंटेंस में क्लॉजेस लगी हुई हैं। थर्ड वाले सेंटेंस में दोस्तों एक सेंटेंस के अंदर तीन क्लॉजेस के एग्जांपल हमें एक साथ मिल गए। दोस्तों फोर्थ वाला सेंटेंस आप देखिएगा, आई बाय वट एवर आई लाइक। दोस्तों ये फिर से नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आई बाय वट एवर आई लाइक, मैं वो खरीदता हूं जो मैं पसंद करता हूं। मैं क्या पसंद करता हूं? कपड़े। इसका मतलब जब आप क्लॉथ से इसको रिप्लेस कर देंगे तो वैसे तो वट एवर आई लाइक ये क्लॉज है क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है, पर अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहेंगे तो एक क्लॉथ से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सिंगल वर्ड से रिप्लेस हो जाएंगे वो
नाउन क्लॉज कहलाएंगे, क्योंकि ये एक नाउन रिप्लेस कर रहा है, जैसे आई बाय क्लॉथ्स। दोस्तों दूसरा देखिएगा, द कार विच आई लाइक इज क्वाइट कॉस्टली। दोस्तों कौन सी कार जो मैं पसंद करता हूं, कौन सी कार दोस्तों जो मैं पसंद करता हूं, इसका मतलब ये कार को मॉडिफाई करने वाले तीन शब्द हैं और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कार को मॉडिफाई करा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। दोस्तों फिर से देखिएगा, यहां पर डाइड को मॉडिफाई करा, डॉक्टर कब आया था, डॉक्टर कब आया था, पेशेंट की डेथ के बाद। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन है डाइड, डेथ जो वर्ब है मैं उसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूं, तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है दोस्तों, एक एडवर्ब। तो इसने हमें डाइड के बारे में बताया दोस्तों, इसका मतलब ये फिर से एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। यू कैन सक्सीड इन लाइफ प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क। सेवेंथ वाले सेंटेंस में दोस्तों हम कब सक्सीड करेंगे, जब हम ऑनेस्ट होंगे अपने काम के प्रति। इसका मतलब इस सक्सीड को मॉडिफाई करने वाले ये शब्द हो गए। इसका मतलब आपको सक्सेस कब मिलेगी, जब आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होंगे। दोस्तों फ्रेजेस और क्लॉजेस के टॉपिक में सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है कि कौन सा शब्द, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस चीज को, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। अगर वो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, अगर वो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब क्लॉज हो गया, और इसी तरह अगर वो किसी नाउन को रिप्लेस करता है तो वो नाउन क्लॉज हो गया। दोस्तों नेक्स्ट है, वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज अवर नॉलेज। यहां पर आपको पता है जो भी हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बुक्स। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि बुक्स इंक्रीज अवर नॉलेज। इसका मतलब ये फिर से एक नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि मैं एक सिंगल वर्ड की मदद से इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिमूव कर सकता हूं। नाउ आई रियलाइज्ड व्हाट यू हैड थॉट। दोस्तों ये भी एक क्लॉज है, क्योंकि आपने देखा इसमें यू और हैड थॉट वर्ब का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। नाउ आई रियलाइज्ड, क्या क्या रियलाइज करा मैंने, आपका प्लान। इसका मतलब प्लान को किसने मॉडिफाई कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने। तो जब हम इनको हटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब फिर से एक नाउन क्लॉज का एग्जांपल आ गया। आई वर्कड इन ए स्कूल व्हाइल आई वाज इन हरिद्वार। जब मैं हरिद्वार में रहता था तो मैं एक स्कूल में काम करता था। दोस्तों यहां पर मुझे वर्क, मेरे काम पे जोर डाला गया कि मैं क्या काम करता था जब मैं हरिद्वार में रहता था, तो ये फिर से एक एडवर्ब क्लॉज का एग्जांपल हो गया। दोस्तों इन कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग फ्रेजेस और क्लॉजेस के डिफरेंस को समझ सकते हैं, और अगर एक बार ये चीजें हमें आसान लगने लगी तो फिर हमें इन चीजों को पहचानने में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अब हम बहुत जल्दी ही सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी कंपटीशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।